हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लासेस बाय मनीष सर से मैं मनीष शंकर तिवारी। और कक्षा 9 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में पिछले हफ्ते आप लोगों ने देखा था कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र की स्थापना और राजतंत्र का उन्मूलन, इस अध्याय को आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा और उसके 3 क्रियाकलाप आप लोगों को हल करने के लिए दिए गए थे जो पाठ्य पुस्तक में है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उन क्रियाकलापों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लिए होंगे या रफ कॉपी में लिखे होंगे। और आज मैं आपको जो उसके आंसर बताने जा रहा हूं, क्रियाकलाप गतिविधियों के जो आंसर मैं आप लोगों को उनके समाधान या हल आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, आप उससे मैच करके देख लीजिए। यदि आपको लगता है कि आपने भी उसी तरह से लिखा है या उससे अच्छा लिखा है तो आप उसको अपनी मेन कॉपी में नोट कर लीजिए और अपने टीचर से चेक करा लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना के अंतर्गत जो क्रियाकलाप थे उनको हल करते हैं। चलिए, फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन तथा गणतंत्र की स्थापना अध्याय पर आधारित क्रियाकलापों का हल। क्रियाकलाप 1, जिसमें कि दिया गया था, इस चित्र को ध्यान से देखें। ये जो पूरा चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस चित्र को आपको बहुत ध्यान से देखना है और देखने के बाद में आपको उन वस्तुओं की सूची बनाना था जिन्हें आपने अध्याय 1 के अंतर्गत राजनीतिक प्रतीकों के रूप में बॉक्स 1 में देख। तो यहाँ पर हम इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखें तो पाते हैं कि दाहिने हाथ में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है जो भेदभाव को दूर करने वाला था। तो ये इस महिला के राइट हैंड पर हम देख रहे हैं, हाथ में है पुरुष एवं नागरिक घोषणा अधिकार पत्र। ध्यान से देखिए, हैं महिला ये और इनके हाथ में नागरिक घोषणा अधिकार पत्र है। दूसरा, हम इनके लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ में, इनके लेफ्ट हैंड में मतलब इनके बाएं हाथ में हम देख रहे हैं कि एक दंड है हाथ में और उसके ऊपर लाल टोपी दिखाई दे रही है। ये तो दंड जो है समान न्याय व्यवस्था का प्रतीक है, जबकि टोपी जो है वह लाल टोपी, खासकर फ्राइजियन टोपी जिसके बारे में हमने कितनी बार उल्लेख कर लिया है, यह स्वतंत्रता का प्रतीक है। क्योंकि दास जब अपनी दासता से मुक्त होते थे तब वह इस तरह की टोपी लगाकर घूमते थे। इसके अलावा इस महिला के पीछे आप ये जो पिरामिड देख रहे हैं, ये पिरामिड समानता का प्रतीक है। त्रिभुज की पिरामिड में जो है त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, ये तीनों भुजाएं समानता का भाव प्रदर्शित करती हैं, समानता का प्रतीक होती हैं। अब अगला जो प्रश्न था कि स्वतंत्रता की प्रतिमूर्ति या महिला जो है किस चीज़ को प्रदर्शित कर रही है, तो ये महिला मूर्ति, इस महिला मूर्ति के हाथ में आप देख रहे हैं कि पुरुष नागरिक एवं घोषणा अधिकार पत्र है। यह स्वयं महिला है, अर्थात यह पुरुष तथा स्त्री के बीच समानता का प्रतीक है। इसके अलावा जब हम इसकी साड़ी को देखते हैं हम, तो यहाँ पर आप देखिए फ्रांस के झंडे की 3 धारियाँ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, नीली, सफ़ेद और लाल। इसके हाथ में भी वही है। इसने जो वस्त्र पहने हुए हैं वह भी नीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं जो समानता को प्रदर्शित करते हैं, बंधुत्व, राष्ट्र प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। अब हम आगे क्रियाकलाप नंबर 2 देखते हैं। दूसरे क्रियाकलाप में ये पूछा गया था आपसे कि डेस्मोलिन्स और रॉबेस्पियर के विचारों की तुलना करें। राज्य शक्ति के प्रयोग से दोनों के क्या तात्पर्य हैं और निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई से रॉबेस्पियर का क्या मतलब है। डेस्मोलिन्स स्वतंत्रता को कैसे देखता है। व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में संविधान में कौन कौन से प्रावधान थे। इस विषय पर अपनी कक्षा में चर्चा जरूर करें। तो चलिए हम इसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डेस्मोलिन्स और रॉबेस्पियर के विचारों की तुलना। पहला सवाल था, पहली गतिविधि थी राज्य शक्ति के प्रयोग से दोनों का क्या तात्पर्य है। तो मैं रॉबेस्पियर के बारे में सबसे पहले देखते हैं हम कि रॉबेस्पियर ने महसूस किया कि एक लोकतांत्रिक सरकार द्वारा आतंक का उपयोग उचित था क्योंकि इसने क्रांति के आदर्शों को संरक्षित किया, जबकि डेस्मोलिन स्वतंत्रता को कुछ भी करने की स्वतंत्रता के रूप में देखता है जो दूसरों के लिए हानिकारक होने के बिना समानता, कारण और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब दोनों में शक्ति प्रयोग में देखिए कितना जमीन आसमान का अंतर है। रॉबेस्पियर ये कहता है कि हमने एक राजतंत्र को, एक निरंकुश राजतंत्र को पदच्युत किया है, सत्ता से हटाया है,
तो हमको ये अधिकार है कि हम लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए लोकतंत्र के खिलाफ बोलने वाले प्रत्येक शख्स को आतंकित करके उसको रास्ते से हटा दें। जबकि डेस्मोलिन का कहना यह था कि स्वतंत्रता जो है नैसर्गिक होती है, स्वतंत्रता किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं होती, स्वतंत्रता किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं होती है, स्वतंत्रता समानता, कारण और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इस तरह से इन दोनों में राज्य शक्ति के प्रयोग से तात्पर्य यह हुआ कि रॉबेस्पियर यह चाहता था कि राज्य की शक्ति लोकतंत्र की स्थापना के लिए आतंक का सहारा ले सकती है, जबकि डेस्मोलिन्स आतंक के सहारा लेने के सख्त खिलाफ नजर आते हैं। अगली गतिविधि के रूप में निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई से रॉबेस्पियर का क्या मतलब था। रॉबेस्पियर ने कहा था अत्याचार के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई का मतलब था कि उन्हें फ्रांस और फ्रांस के बाहर दोनों में गणतंत्र के दुश्मनों को मारना चाहिए। कुल मिलाकर चाहे फ्रांस के अंदर हो या फ्रांस के बाहर हो, जो भी गणतंत्र की स्थापना में रोड़े अटकाएगा उसको गिलोटिन पर चढ़ाकर फांसी लटका दिया जाएगा, रास्ते से हटा दिया जाएगा। यही आतंक की राज्य की स्थापना थी और रॉबेस्पियर यही कहता था कि गणतंत्र की स्थापना से तात्पर्य, स्वतंत्रता की लड़ाई से तात्पर्य गणतंत्र की स्थापना, और गणतंत्र की स्थापना में कोई भी सामने आएगा उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। और जबकि डेस्मोलिन स्वतंत्रता को कैसे देखता है, तो इस बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि डेस्मोलिन के हिसाब से स्वतंत्रता की घोषणा के अधिकार के रूप में मानते हैं, मतलब डेस्मोलिन स्वतंत्रता की घोषणा को अधिकार के रूप में मानते हैं। उनके हिसाब से स्वतंत्रता जो है अधिकारों की घोषणा है और यह खुशी, कारण, समानता और न्याय है। स्वतंत्रता नैसर्गिक है, इसे किसी के ऊपर थोपी नहीं जा सकती है और स्वतंत्रता का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता से व्यक्ति के अंदर स्वच्छंदता की भाव ना आए, वह खुश रहे, सारे लोगों में समानता स्थापित हो, लेकिन दबाव से किसी को ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए, यह डेस्मोलिन्स का कहना था। अब अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर यह है कि व्यक्तियों के अधिकारों पर संवैधानिक कानूनों ने स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, सुरक्षा और उत्पीड़न के प्रतिरोध के अधिकारों को निर्धारित किया। इस तरह से आपने क्रियाकलाप 2 हल किया। अब हम क्रियाकलाप 3 को देखते हैं, जहां पर पूछा गया है कि यहाँ चित्रित जनसमूह, उनकी वेशभूषा, भूमिका एवं क्रियाकलाप का वर्णन करें। इस चित्र में क्रांतिकारी उत्सव की छवि कैसे बनती है। तो ये चित्र जो है आप इसको गौर से देखें, यहाँ पर किस तरह से आप वेशभूषा, भूमिका और क्रियाकलाप देखकर उसका वर्णन करना है आपको। तो ये प्रयास किया गया है आपको गतिविधियों का हल देने का। चित्रित जनसमूह, उनकी वेशभूषा, भूमिका एवं क्रियाकलाप का वर्णन करें। तो जनसमूह बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहा है, जिसमें सेना भी दिखाई दे रही है। सभी नागरिक स्वच्छ एवं संभ्रांत वेशभूषा में दिखाई पड़ रहे हैं। सभी नागरिक अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की भूमिका में लग रहे हैं तथा एक दूसरे से प्रसन्नतापूर्वक भेंट कर रहे हैं। सेना और नागरिकों को उत्सव में एक साथ सम्मिलित कर सरकार ने नागरिकों में राष्ट्रीयता और समन्वय को दर्शाया है। आप निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि जब हमारे देश की सेना हम नागरिकों के साथ खड़ी होकर वह हमारा उत्साहवर्धन करती है तो नागरिकों का जोश जो है वो हाई पर होता है। तो इसलिए कहते हैं हाउ इज़ द जोश। तो वही स्थिति फ्रांस के उस समय तत्कालीन नागरिकों के ऊपर दिखाई दे रहा था कि बड़े ही स्वच्छ सुंदर वेशभूषा पहनकर वहाँ पर सेना के बीच में वो खड़े हुए थे। सेना के लोग उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे, जिससे वे नागरिक राष्ट्र के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। उनको बहुत बड़ी सफलता लुई 16वें को अपने पद से हटाकर मिली थी, इसलिए वे राष्ट्र के लिए पूर्णतः समर्पित, समन्वयित एवं संकल्पित दिखाई पड़ रहे थे। इस चित्र में क्रांतिकारी उत्सव की छवि कैसे बनती है, तो आपको इसका उत्तर देते हुए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि क्रांतिकारी सरकार द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव इसमें दिखाया गया है, जिसमें अनुशासित सेना के साथ नागरिक भी सम्मिलित हैं। तो स्वाभाविक है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब सेना किसी उत्सव में नागरिकों के साथ शामिल होती है तो उसकी छवि क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी बनती है। ऐसे में फ्रांसीसी क्रांति में राजतंत्र का खात्मा करने के उपरांत इस तरह का उत्सव एक क्रांतिकारी छवि स्वमेव पैदा करता है।
हर नागरिक के मन में विजय के भाव और राष्ट्रीयता का उमड़ना, यही इस चित्र में प्रदर्शित हो रहा है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से तीनों क्रियाकलापों का समाधान यहाँ पर देखा और आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि फ्रांसीसी क्रांति धीरे धीरे करके अपने लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़ी। तो अब अगला वीडियो जो आएगा उसमें आप देखेंगे कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगला वीडियो आपके लिए आ रहा है, उसका इंतज़ार कीजिए और पिछले सभी वीडियो को एक बार पुनः बहुत अच्छे से देखिए। जय हिंद।